अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का पहला चैप्टर है और हमारा दूसरा लेक्चर है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड मोशन इन स्पेस। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास डोमेन ये एक स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर और रेंज हमारे पास ये भी एक स्केलर नंबर है। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डोमेन इज़ इनपुट और रेंज इज़ आउटपुट। डोमेन हमारे पास इनपुट है और रेंज हमारे पास आउटपुट है। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देखिए। हमारा पर्पज़ ये है कि हम पहले थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखें रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहली एग्जांपल है, बड़े मशहूर एग्जांपल है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें x को देखें तो x हमारे पास एक रियल नंबर है और y भी हमारे पास एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है और x हमारे पास स्केलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल x अगर 0 हो या x हमारे पास 2 हो तो y का आंसर आ रहा होगा 2 स्क्वायर जो कि 4 है। इसका मतलब है इनपुट ये हमारे पास स्केलर है और आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी हमारे पास एक स्केलर है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन फंक्शन दूसरी एग्जांपल्स आप देखिए। z इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हमारे पास इनपुट x और y है, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, यानी एक्स वाई बिलोंग करेगा आर स्क्वायर से, क्योंकि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में सिर्फ रियल से बिलोंग करते थे। ये ऑर्डर पेयर कहलाता है बेसिकली। और z जो है ये हमारे पास एक रियल नंबर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे पास इनपुट में दो नंबर्स हैं x और y और आउटपुट हमारे पास z है। ये हमारे पास कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। एग्जांपल्स में आप देखिए, हमारे पास एक्स वाई ऑर्डर पेयर इज़ इक्वल टू 1 2, तो z हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। यानी कि हमारे पास z जो है वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर है और अगर आप एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई भी रियल नंबर्स हैं। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 है जो आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास आर में है या आर स्क्वायर में है या आर क्यूब में है, सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है। सेकंड जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है कैलकुलस 3 के चैप्टर नंबर 13 में,
जो हम बुक ले रहे हैं वो थॉमस कैलकुलस चैप्टर 14 एडिशन और वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा, जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास एक रियल नंबर होगा, डोमेन इज इक्वल टू आर, और जो रेंज है वो हमारे पास वेक्टर होगा। जैसे कि आप डोमेन को इनपुट कह दें तो इनपुट हमारे पास रियल है, और जो रेंज हमारे पास आउटपुट है, हमारा आंसर है, वो हमारे पास एक वेक्टर है। और इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें, एग्जांपल नंबर 1, हम एक वेक्टर ले रहे हैं आर, पोजीशन वेक्टर टाइम पे डिपेंड करेगा, टी आई प्लस कॉस टी जे। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट की बात करें तो टी हमारे पास होगा रियल नंबर्स हैं, यानी टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये टाइम भी हो सकता है, ये मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है ये। सो टी रियल नंबर से होगा। अगर आप इसकी आउटपुट की बात करें जो कि आर जो है एक वेक्टर है, यानी अगर आप इसमें टी इज़ इक्वल टू कोई पर्टिकुलर नंबर पुट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पुट करें, ये बिलोंग करेगा आर से, पुट करेंगे अगर आप 2 को आर इंटू टी में तो 2i प्लस कॉस टू जे होगा। तो मर्ज़ी है आप टी की जगह पर 2 पुट करें, 5 पुट करें, 3 पुट करें, हमेशा एक आर जो है रियल नंबर होगा, जो आउटपुट होगा वो हमेशा आर होगा, रियल नंबर होगा। यानी आप टी इज इक्वल टू 2 रियल पुट किया तो आउटपुट भी क्या आ गया, आपके पास एक वेक्टर आ गया। इनपुट हमारे पास है 2 है जो कि स्केलर है, और आउटपुट हमारे पास एक वेक्टर है। इस केस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। अगर आप सेकंड एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल नंबर 2, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर इस दफ़ा थीटा का फंक्शन है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यहाँ पर थीटा ये एक रियल नंबर होगा और आर इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है। तो थीटा की अगर हम बात करें, थीटा फॉर एग्जांपल पाई ओवर 2 है, तो आर में आप वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 आई प्लस साइन पाई बाई 2 जे। आर पाई बाई 2 cos pi by 2 is equal to 0, sin pi by 2 is 1, so the answer is J is a vector। तो आप r पाई बाई 2 का आंसर देखिए, पाई बाई 2 हमने पुट किया तो आंसर में J आ गया जो कि एक वेक्टर है। तो ये जो है आउटपुट आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है, और इनपुट स्केलर था, थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 हमने लिया। इसकी जगह पे कुछ और भी हम ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2 पुट किया, और जो कि एक इनपुट है और स्केलर इनपुट है, और आउटपुट हमारे पास क्या आया, वेक्टर आया। इसका मतलब देखिए हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मज़ीद हम डेवलप करेंगे।
13.1 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन है। कोई भी हमारे पास स्पेस में कोई पार्टिकल मूव करता है, उसके लिए 13.1 का जो टॉपिक है, स्पेस में आपने कर्व को बताना है, कर्व किसी पार्टिकल्स की मोशन को। तो कर्व इन स्पेस एंड देयर टेंजेंट, कर्व्स इन स्पेस एंड देयर टेंजेंट। आपको पता ही है दो किस्म के कर्व्स होते हैं, एक होता है प्लेन कर्व, एक कहलाता है स्पेस कर्व। प्लेन कर्व के लिए आपको एक कर्व ड्रॉ करना होगा जो कि प्लेन में हो, जो कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई हमारे पास एक प्लेन है, इसमें अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे या आप इसमें पैराबोला ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई जो भी कर्व आप ड्रॉ करेंगे ये सारा प्लेन में ड्रॉ हो रहा है, ये प्लेन कर्व में ड्रॉ हो रहा है। स्पेस कर्व में क्या होता है, वो कर्व ही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कल में कर्व है, पैराबोला है। स्पेस कर्व होता है, ये हमारे पास 3 डायमेंशन में होता है, एक्स वाई जी। 3 डायमेंशन में हमारे पास काफ़ी चॉइसेस होते हैं। आप स्पेस कर्व वगैरह लाइन वगैरह ड्रा कर रहे होते हैं, और इस स्पेस में जो भी आप कर्व ड्रा करना चाहें वो 3 डायमेंशन में प्लॉट होगा। प्लेन कर्व में आपको सिर्फ एक्स वाई चाहिए, जबकि स्पेस कर्व में आपको एक्स वाई और जी 3 कोऑर्डिनेट नंबर्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई से भी कर्व रैंडम से ड्रॉ करें, ये हमारे पास एक ये कर्व हमारे पास एक स्पेस कर्व है कहलाता है। अब हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्पेस कर्व की इक्वेशन। स्पेस कर्व जो कि हमारे कैलकुलस 3 का टॉपिक है। प्लेन कर्व की भी हम बात करेंगे, मगर स्पेस कर्व की ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पे। पैरामेट्रिक इक्वेशन स्पेस कर्व को 3 तरह से लिखा जा सकता है। प्लेन कर्व को भी 3 तरह से लिखा जा सकता है। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, नंबर 2 आप इसको लिख सकते हैं, किसी प्लेन कर्व या स्पेस कर्व को आप लिख सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन से। पैरामेट्रिक इक्वेशन, और इसी तरीके से तीसरा तरीका है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से आप लिख सकते हैं। 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अब कोई भी अगर आपको स्पेस कर्व लिखना है तो आप इसको या रियल वैल्यूड फंक्शन से लिखेंगे, या पैरामेट्रिक इक्वेशन से लिखेंगे, या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन से। अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन से स्पेस कर्व को लिखना चाहें, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या हुआ कि आप x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी और z को h ऑफ टी लिख रहे होंगे, और t हमारे पास एक
रियल नंबर होगा। इसको लिखने के कई तरीके हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास आर क्यूब है तो इसे लिख रहे होंगे एक्स वाई जेड, एक्स इज़ एफ ऑफ टी, वाई इज़ जी ऑफ टी और जेड इज़ एच ऑफ टी। तो ये हमारे पास इस तरह से एक पैरामीट्रिक इक्वेशन प्लेन कर्व में ड्रा कर सकते हैं। इसको अगर आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में ये लिखा जाएगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू ओ पी पोजिशन वेक्टर एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के। और इसको अगर आप ड्रा करेंगे पॉइंट की तरह का ये होगा। कोई भी कर्व है, आप एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इससे हमारे पास एक पाथ बन रहा होगा और ये पाथ जो है ये हमारे पास कहलाता है, ये जो पाथ है ये हमारे पास कहलाएगा स्पेस कर्व। ये हमारे पास कहलाएगा स्पेस कर्व। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि कैसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफ़ाइन होता है, कैसे स्केलर वैल्यूड फंक्शन डिफ़ाइन होता है। फिर हमने वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस और